डॉक्टर मिश्रा जी, इतिहास के विभागाध्यक्ष, जिन्होंने कब से इस कार्यक्रम के प्रयोजक के रूप में जो एक अपनी अटूट छाप छोड़ी है, प्रोफेसर शमीम साहब हमारे सामने बैठे कॉलेज के तमाम फैकल्टी, अनुज पटेल जी, मुकेश गुप्ता जी और मंच पर बैठे कई सारे गणमान्य लोग जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, क्षमा करें। हमारे कॉलेज के तमाम प्यारे प्यारे बच्चों, दूर दराज से आए हुए तमाम महाविद्यालय और कॉलेज के तमाम फैकल्टीगण, डेलीगेट्सगण, अर्थशास्त्री और मीडिया के उपस्थित प्रतिनिधि मित्रों, जैसा कि हमें बताया गया, जैसे कि आपको परिचित कराया गया कि आज के इस कार्यक्रम में कोई एक समसामयिक टॉपिक पर एक विमर्श होगा जो कि बच्चों के लिए लाभदायक हो, ज्ञानवर्धक हो, प्रेरणादायक हो और विचार उत्तेजक हो। तो मैं किसी एक टॉपिक का हवाला न देकर मैं देश की जो समसामयिक आर्थिक राजनीतिक जो परिस्थिति है उसके तहत क्या क्या चीज देश के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण, समाज के लिए बड़ा ही अर्थपूर्ण और व्यक्तियों के लिए बड़ा ही उत्साहपूर्ण जो नजारा है मैं उसका भी जिक्र करूंगा और साथ साथ देश के नीति निर्माताओं और देश के तमाम जो है नियामकों को किन चीजों पर ज्यादा गौर करना चाहिए, इन्हें प्राथमिकता में लेना चाहिए, उस बात की तरफ भी मैं इशारा करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले आज जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य प्रेरणा स्रोत है, इस कॉलेज और महाविद्यालय के संस्थापक आदरणीय गणपत सहाय जी, जिनका आज बड़े सौभाग्य से जन्मदिन भी है, और इस कॉलेज के प्रथम प्रबंधक कर्मयोगी जिनके नाम से एक तरह से उत्सर्ग लगा हुआ है, राम किशोर त्रिपाठी जी, उन दोनों महानुभावों के प्रति, उन दोनों विभूतियों के प्रति मैं अपना सदा अर्पित करता हूँ। गणपत सहाय जी जिनकी अतिक्रमण जीवनी प्रोफेसर शमीम साहब ने हमें प्रदान की, तो मुझे लगा कि वह देश के छोटी के आंदोलनकारियों और स्वतंत्रता सेनानी की सूची में आते हैं। यह ठीक है, उनका कर्म क्षेत्र यही जनपद था, उस जनपद के आसपास के इलाकों में था, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत थी। मतलब केवल पढ़ने में काफी होशियार थे, प्रतिभाशाली थे, वह आंदोलनकारी भी थे, वो त्यागी थे। उन्होंने लॉ से डिग्री ली, वह नगर प्रशासन के बहुत बड़े प्रशासक थे। शायद 1948 तक इस सुल्तानपुर के नगर परिषद के चेयरमैन रहे और वह विधायक बने। फिर उसके बाद निर्दलीय कांग्रेस के कद्दावर नेता को उन्होंने हराया, बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना टिकट दिया, फिर वो सांसद बने और 1969 में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन जीवन यात्रा जरूर समाप्त हुई, उनकी कृति की जो यात्रा है वो इस विशाल और इस प्रदेश के एक अनूठे कॉलेज के रूप में हमें दिखाई दे रही है। मैंने मित्रों अपने जीवन में इतना बड़ा कॉलेज, जहाँ इतने सारे विभाग हो, इतनी सारी कई तरीके की जहाँ पर अध्ययन की जो है अलग अलग विभागात हो, अलग अलग कैंपस हो, और उसके संस्थापक रूप में गणपत सहाय ने समाज के लिए वह अतुलनीय योगदान दिया। कहने और बोलने का काम तो बहुत लोग करते हैं, भाषण देने का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन व्यक्ति वो है कि जो अपने पद चिन्ह बनाता हो, और उस पद चिन्ह बनाने का काम आदरणीय गणपत सहाय जी ने किया। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके ही स्थापक कॉलेज परिसर में आज मैं उन्हें श्रद्धा से समर्पित कर उन्हें वंदन करता हूँ। मित्रों, इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की जो समसामयिक जो परिस्थिति है वो हमें कई तरीके से उत्साह से प्रवेश करती है। अभी अभी इस देश ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया, G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। शायद वो 19वां या 20वां शिखर सम्मेलन था, 1999 में जो स्थापित हुआ, जिसमें दुनिया के सारे एलीट कंट्री, दुनिया के जितने बड़े मुल्क, उनके द्वारा यह स्थापित संस्था थी, यानी कि ग्रुप 20, और उस 20 में भारत को स्थान मिलना और फिर शरही उस सम्मेलन का शिखर सम्मेलन आयोजित करने का मौका मिलना भारत के लिए अपने आप में एक अनूठी बात। यह ठीक है कि हमारे ही समकक्ष विकासशील देश इंडोनेशिया में पिछली बार यह समारोह या सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके बाद भारत को यह मौका मिला
जिस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन में तमाम प्रस्तावों को लाया, दुनिया के तमाम मुद्दे, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामयिक, चाहे रूस यूक्रेन का वार हो, अब तो परसों से इजराइल और फिलिस्तीन का वार शुरू हो चुका है। इसके अलावा दुनिया में तमाम तरीके की आर्थिक मंदी हो, दुनिया में पर्यावरण के खतरे हो, कार्बन उत्सर्जन हो, महामारी हो, या दुनिया में ग्रीन एनर्जी सिक्योरिटी को हासिल करना हो, दुनिया में जो एक कुछ चंद देशों का जो अपने आप में आधिपत्य हो रहा है उसको तोड़ने की कवायद हो, और अफ्रीका जैसे महादेश और गरीब मुल्कों को भी जिस मंच पर आमंत्रित कर उन्हें भी अपनी आवाज बुलंद करने और अपने हितों को साधने का मौका मिला हो, उस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आजाद भारत के इतिहास की मैं उसे बड़ी घटना मानता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि जिस शिखर सम्मेलन के बहाने जिस तरीके से चीन के BRC बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर का जवाब भारत ने जो प्रस्ताव IITC से दिया कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, मुझे लगता है कि अब हमारे देश का एक मास्टर स्ट्रोक का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मामले में, और हमने दुनिया के एक तरह से समानांतर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क दिया जो देश और विदेश और तमाम मुल्कों को काफी आर्थिक रूप से बेनिफिट करेगा। और इसमें जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश जुड़े हैं, यूरोप जुड़ा है, और भारत का एक तरह से जो इसे नाम दिया गया है मसाला कॉरिडोर, स्पाइस कॉरिडोर, तो इसके आधार पर मुझे लगता है कि देश के लिए ये बड़ा गौरवशाली क्षण है। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि G20 के बाद हमारे मुल्क ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किया, और आज हम अमेरिका जिसकी इकोनॉमी करीब $24 ट्रिलियन है, उसके बाद चीन जिसकी इकोनॉमी करीब $13 ट्रिलियन है, उसके बाद जापान जिसकी इकोनॉमी करीब $6 या $7 ट्रिलियन है, उसके बाद जर्मनी जिसकी इकोनॉमी करीब $5 ट्रिलियन है, उसके बाद भारत का स्थान सुशोभित हुआ है, और हमने अभी अपने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, और पिछले साल हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा था। तो भारत में से बड़ा खुशगवार पल है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। यह ठीक है कि हमारा कोष कितना बड़ा है, हमारी आबादी कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से ये 3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती, लेकिन कहीं न कहीं एक उत्साह का संचार हुआ है जब दुनिया की रैंकिंग में आए हैं। चूंकि 5 या 6 साल पहले हमारा स्थान 11वां था और अगर 5वें स्थान पर है, यही नहीं, आने वाले 2-3 सालों में 2027 में हम दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमने एक अनुमान लगाया है, और अमेरिका और चीन के बाद हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन के आसपास जा सकती है। मित्रों, बच्चों, हम ये कहना चाहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी फिलहाल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह ठीक है कि ये सारी चीजें आंकड़ों से आई हैं, लेकिन उन्हीं आंकड़ों से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का कई बार विभिन्न तस्वीर भी आता है। जैसे कि हमने देखा कि कोविड के समय हमारी विकास दर -10% नकारात्मक बन गई, और हमने यह भी जानकारी हुई कि दुनिया के तमाम मुल्कों में हम सबसे ज्यादा एक तरह से नुकसान झेल रहे हैं। तो आज ठीक है कि आज जब हम कोविड से उभरे हैं, जब हमने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, दुनिया के तमाम मुल्कों को अपनी वैक्सीन देसी बनी वैक्सीन का निर्यात किया, तो उसके बाद हमारे देश में एक कहीं से एक आशा का संचार हुआ, लोगों को एक कहीं न कहीं लाइफ की सिक्योरिटी मिली, और 2021 के दिसंबर के बाद हमने जो लगातार अर्थव्यवस्था के जो विकास की खुलासे करनी शुरू की वो आज तक जारी है। दुर्भाग्य से आज दुनिया के पटल पर मंदी छाई हुई, यूरोप और अमेरिका को इन्फ्लेशन के दौर से गुजरना पड़ा, वहाँ पर पहली बार महंगाई की म्यूजिक लोगों को सुनाई पड़ी, विकास दर में भी कमी आई, और दुनिया का फैक्ट्री हाउस कहा जाने वाला, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाने वाला, दुनिया की ग्लोबल ट्रेड पर दबदबा जिस मुल्क का है उस देश चीन ने जो कोरोना की 3री, 4थी और 5वीं लहर आई, वह आर्थिक विकास दर के मामले में हमसे
गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अभी अभी वित्त वर्ष के समाप्ति के दौरान हमने जो विकास दर हासिल की वो 7% की विकास दर थी और पूरी दुनिया में भी मंदी का आलम है। पूरी दुनिया में ट्रेड बिल्कुल घट चुका है, हमारे एक्सपोर्ट भी काफी घट चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि हम करीब 6.5% की विकास दर 2023 और 24 में भी हासिल करने जा रहे हैं। तो चौथी जो बड़ी खबर और बड़ी सूचना इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए फिर का याद करने जा रही है वो है कि अभी अभी एशियाड मैच के दौरान भारत ने खेल में एक तरह से रिकॉर्ड पदक हासिल किया। यह ठीक है कि भारत